हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। पिछले वीडियो में बात किया था, उससे आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, नमक सत्याग्रह, नज़दीक से एक नज़र। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की क्या हो गया था दोस्तों, शुरुआत हो गया था। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्षों बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची और उसी वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की झड़ी सौंपने का प्रतीक था। तो क्या है दोस्तों, इसमें जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में क्या हुआ, चुनाव हुआ है। आगे देखते हैं क्या लिखा आपका। और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई थी। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो वो 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके और देशभक्ति के गीत गा करके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो स्वतंत्रता दिवस की जो पहले से एक तरीके से क्या था दोस्तों, प्लानिंग था। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर के बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांव और सभी शहरों यहाँ तक कि अच्छा होगा, अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियाँ हो तो अच्छा होगा। संगोष्ठियाँ का मतलब सभा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीट करके पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी माने सभा के समय की घोषणा की जाएगी और राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने में से समारोह की शुरुआत होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी अचानक कार्य में, चाहे वह सूत कटाई हो अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदू और मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य, अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा और यह संभव नहीं है। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहर्निश अधिकार है, और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है और या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है आपका दांडी मार्च। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और बिक्री माने बेचने पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य
था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया। नमक पर राज्य का एकाधिकार बहुत ही अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। तो दोस्तों कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा 240 किलोमीटर चल करके दांडी यात्रा की शुरुआत किया था दोस्तों, और वहाँ पर जाकर के नमक उठा करके नमक कानून को किया गया था दोस्तों, कि समुद्री तट पर जाकर के नमक कानून को तोड़ा गया था। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया, किंतु अंग्रेज राज्य को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्रवाई के महत्व को न समझ सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया और 3 हफ्ते बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे और वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बना करके स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। और इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। जैसे दोस्तों आपका इसमें दे रखा है 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक को उठाते हुए। तो महात्मा गांधी यहाँ पर दे रखा है कि नमक को उठा करके और दांडी यात्रा की समाप्ति कर रहे हैं। नमक सत्याग्रह क्यों, नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में महात्मा गांधी लिखा है कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया है। बिना कर जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था। अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी और नष्ट कर देती थी। अतः यह राष्ट्र की मतलब देश की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती है। यह जनता को इसके उत्पादन से रोकती है और प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देती है। अतः किसी भी वजह से किसी चीज़ को स्वयं प्रयोग न कर पाने पर तथा अन्य को भी उसका प्रयोग न कर देने तथा ऐसे में उस चीज़ को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को भी विशेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता। विभिन्न स्रोत से मैं भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियाँ सुन रहा हूँ। टनों न सही पर कई मन नमक कोकण तट पर नष्ट कर दिया गया था और बताया गया है कि दांडी से भी इस तरह की बातें पता चल रही है। जहाँ कहीं भी ऐसे क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावना दिखती है, वहाँ तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं जिनका एकमात्र कार्य है कि विनाश करना होता है। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चों से ही नष्ट किया जाता है और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता है। नमक एकाधिकार एक तरह से चौतरफा अभिशाप है। यह लोगों के बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है। प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का यह अतिशय विनाश करता है और इस विनाश का मतलब ही क्या दोस्तों, इस विनाश का मतलब ही अधिक राष्ट्रीय खर्च जो था। इस मूर्खता का चरमोत्कर्ष भूखे लोगों से 1000% से अधिक की उगाही है। और इसमें अब क्या देखा दोस्तों कि सामान्य जन की उदासीनता की वजह से लंबे समय से यह कर अस्तित्व में बना रहा। आज जनता पर्याप्त रूप से जग चुकी है और इस कर को समाप्त करना होगा। कितनी जल्दी हो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, यह लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी
उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहाँ एक ज़माने में वे रोक टोक घूमते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए और वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया गया और विद्यार्थी ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920-1922 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था दोस्तों, और गिरफ्तार होने वाले में गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों में लगाया जा सकता है। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांवों में गांधी जी द्वारा किए गए भाषण भी मिलते हैं, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाए। नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वाले को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के ख़त्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों को प्रायश्चित करना होगा जो अपने अछूतों के साथ किए हैं। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की सीढ़ियाँ हैं। पुलिस के आंसुओं से अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे हैं और उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। आगे देखते दोस्तों, सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस अधीक्षक ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चित दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती थी और पत्रिका ने उनके टकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेटू तो मकड़ी जैसे पेड़ू का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उसने दावा किया था कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते में पत्रिका की सोच बदली। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन लोगों को जो सहयोग मिला था उससे अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया और वे गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। संवाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। तो यही घटना के कारण महात्मा गांधी बहुत ही लोकप्रिय हुए और इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरे, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियाँ थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। तो औरतों ने बहुत ही सहयोग किया था। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्यक औरतों में से एक थे जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए
सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेज़ों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। तो नमक सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि अब हम ज़्यादा समय तक इस देश पर राज नहीं कर सकते हैं, अब हमें इस देश को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। आगे देखते दोस्तों, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन राउंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए और इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया और अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई और इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 1931 में महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था क्योंकि वो जेल से रिहा हुए थे और उनकी कई लंबी बैठकें हुई पर सहमति बनी और जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों को की रिहाई। तो सहमति भी किस पर हो रहा था कि असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाके में नमक उत्पादन की अनुमति देना। ये 3 कारण थे। रेडिकल राष्ट्रवादी ने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था। आगे क्या है, दूसरा पॉइंट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है और इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे रजवाड़े का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक B.R. अम्बेडकर की तरफ से थे, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका और इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दी। नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन को गांधी जी ने बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी और अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन नवंबर 1931। महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे स्वर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे। विलिंगडन ने लिखा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक और रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी जी को भगवान मान बैठी है। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली
और 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों की सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नाजियों के कट्टर आलोचक थे और तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया और इसका विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया और युद्ध समाप्त। तो दोस्तों इसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र भी थे। धुरी राष्ट्र में जर्मनी थे, जापान थे, इटली थे, मित्र राष्ट्र में अमेरिका थे, ब्रिटेन थे, रूस थे। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन 3 धुरियों के बीच का संघर्ष था। इस समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी को और कांग्रेस के साथ समझौता का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है, तो धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है। आगे क्या है आपका? तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और इसी बात पर वार्ता टूट गई। तो आपको पिक्चर में दिखा रखा है स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ महात्मा गांधी, मार्च 1942। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।